जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है। न जाने कितनी गुजरी हुई यादें हैं, अनगिनत किस्से हैं। इन्हीं किस्सों और इन्हीं यादों को सजाकर जो महफिल आपके सामने पेश करता हूं, उसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। कोई ये शो सुन रहा है इसलिए कि उसका सफ़र आराम से कट जाए, ट्रैफिक की तरफ ध्यान न जाए, बस मीठे मीठे किस्से सुनते सुनते ऑफिस पहुंच जाए। तो कोई ये शो इसलिए सुन रहा है कि उसका मन लगा रहे, अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिलें, उसके पसंदीदा स्टार्स की नई नई बातें जानने को मिलें। हमारा भी यही मकसद है कि चाहे राज कपूर की बातें करें या देवानंद की, एस.डी. बर्मन की या शंकर जयकिशन की, बस आपका मन लगा रहे। बड़ी कोशिश करते हैं कि अच्छे अच्छे किस्से कहानियां ढूंढ के आपके सामने लाएं। आज जिन जिन यादों का गुलदस्ता आपके लिए लेकर आया हूं, उस बुके में है गुरुदत्त के चहेते राइटर अबरार अलवी के डायरेक्टर बनने की कहानी। और बात उस रात की जब एक गीत सुनकर राज कपूर से रहा न गया और वो आधी रात को चल दिए अपने दोस्त शैलेंद्र से मिलने। और आप सबके सामने बयान करूंगा आनंद बख्शी की कामयाबी के पीछे उनके पत्नी के योगदान की। तो जनाब, करता हूं आगाज आज के सुहाने सफर का। आज के सुहाने सफर की इब्तिदा करते हैं ग्रेट गुरुदत्त और उनके ग्रेट राइटर अबरार अलवी के किस्से से। अबरार अलवी गुरुदत्त की फिल्मों के राइटर से गुरुदत्त की फिल्म 14वीं का चांद के डायरेक्टर कैसे बने, मुलाहिजा फरमाइए। अबरार अलवी की प्रतिभा गुरुदत्त से छुपी नहीं थी। अबरार के साथ काम करते हुए गुरुदत्त साहब को यह संभावना नजर आ गई थी कि अबरार के अंदर एक डायरेक्टर भी दबे खाने बैठा हुआ है। इस पॉसिबिलिटी को, इस पोटेंशियल को सच करने के लिए वक्त वक्त पर गुरुदत्त उन्हें मौका देते रहते थे। ऐसा ही एक मौका गुरु ने अबरार को दिया सन 1955 में फिल्म प्यासा के सेट पर। हुआ यूं कि प्यासा का सेट लगा हुआ था और उस दिन जिस सीन की शूटिंग होने वाली थी उसमें ज्यादा डायलॉग नहीं थे, साइलेंट सीन था। अब अबरार अलवी को लगा कि आज उनका सेट पर इतना काम नहीं है क्योंकि सीन में डायलॉग बहुत कम है, सो वो उस दिन सेट पर बड़े आराम से टाइम लेके लेट पहुंचे। लेकिन जनाब, जब वो पहुंचे तो पता चला कि शूटिंग तो अभी तक शुरू ही नहीं हुई है और सब लोग शूटिंग करने के लिए उनका इंतजार कर रहे हैं। अबरार को समझ में नहीं आया कि शूटिंग के लिए उनका इंतजार क्यों, डायलॉग वायलॉग तो कुछ है नहीं। जब उन्होंने फिल्म प्यासा के कैमरामैन वी के मूर्ति से माजरा पूछा, तब मूर्ति साहब ने उन्हें बताया कि गुरु ने आज ये फैसला किया है कि ये पर्टिकुलर सीन तुम शूट करोगे, तुम डायरेक्ट करोगे, इसलिए आज गुरुदत्त साहब फ्लोर पर नहीं आए हैं। अबरार घबरा गए, इतनी बड़ी फिल्म और गुरु ने यूं अचानक ही इस सीन शूट करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल दी। पैर लड़खड़ा गए, सांसें फूल गईं, क्योंकि ना कोई तैयारी है और ना ही डायरेक्शन का कोई एक्सपीरियंस। घबरा गए, चल पड़े गुरु से मिलने उनके स्टूडियो के ऑफिस में। ऑफिस में पहुंचकर जब गुरु मिले तब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई तो गुरुदत्त ने साफ कह दिया कि आज मुझे एक केस के सिलसिले में कचहरी जाना है, इसलिए यार आज की शूटिंग तुम ही डायरेक्ट कर लो। अबरार अलवी ने मिन्नतें की, गुरु ये मेरे बस की बात नहीं है, सीन लिखना अलग बात है और उसे पिक्चराइज करना बिल्कुल अलग बात है। मुझे डायरेक्शन की ABCD भी नहीं आती है, मैं नहीं कर पाऊंगा। और गुरुदत्त बोला, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस जो सोच कर, जो इमेजिन कर, तसव्वुर करके, जो आपने विजुलाइज करके जो लिखा है, उसी इमेजिनेशन को कैमरे में कैद कर दो। गुरुदत्त बोले, बहस मत करो और जाकर सीन शूट करो। अबरार के सामने कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं था। लौट आए स्टूडियो, पहुंचे कैमरामैन वी के मूर्ति के पास, ये सोचकर कि वी के मूर्ति साहब थोड़ी हेल्प कर देंगे, शॉट वॉट अरेंज कर देंगे, अच्छा सा फ्रेम बना देंगे। मगर मूर्ति साहब ने उनको कोई लिफ्ट नहीं दी, किसी तरफ से कोई हेल्प नहीं मिली, साथ नहीं मिला। तो आखिरकार अबरार साहब के पास कुछ नहीं बचा सिवाय इस ऑप्शन के, वो
हौसला जुटाएं और हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। उन्होंने कुछ असिस्टेंट्स के साथ मिलकर सीन शूटिंग की प्लानिंग कर ली और घबराहट के साथ शॉट लेना शुरू किया। शूटिंग के दौरान उन्होंने 2-3 बार नोटिस किया कि कैमरामैन वीके मूर्ति बिना किसी मतलब के बार बार स्टूडियो के ऊपर की तरफ जहां लाइटमैन तराफे पे खड़े होते हैं वहां देख रहे हैं। तो अबरार अलवी मजबूर हो गए वीके मूर्ति की इस नज़र को पकड़ने के लिए, और जब अबरार साहब ने तराफे की तरफ देखा तो उस मंजर को देखकर वो सन्न रह गए। अबरार अलवी ने देखा कि लाइटमैन के साथ गुरुदत्त वो तराफे पर ऊंचे खड़े हुए लगातार उन्हें शूटिंग करता हुआ देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसके बाद नीचे उतरे गुरुदत्त और पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है। तब गुरुदत्त साहब ने बताया कि अबरार मियाँ, ये तुम्हारे डायरेक्टर बनने का इम्तिहान चल रहा था। इस इम्तिहान में तुम 50% पास हो गए, मगर बाकी के 50% का पता सीन के रशेस आने के बाद पता चलेगा। खैर साहब, जब कुछ दिनों के बाद सीन के रशेस गुरुदत्त ने देखे तो गुरुदत्त बहुत खुश हुए और उनके हिसाब से ही अबरार अलवी ने सीन शूट किया था। इस घटना के बाद गुरुदत्त को यकीन हो गया कि अबरार में एक बेहतरीन लेखक के साथ साथ एक समझदार डायरेक्टर की काबिलियत भी है, और उन्होंने समय समय पर अबरार अलवी को डायरेक्शन के छोटे छोटे मौके देने शुरू कर दिए, और इन्हीं अवसरों को देते हुए एक दिन उन्हें दे दिया ऑफर पूरी फीचर फिल्म डायरेक्ट करने का, जिसका नाम था 14वीं का चांद। बात है उस रात की जब एक गाना सुनकर राज कपूर अपने आप को रोक न सके और आधी रात 2 बजे पहुंच गए गीतकार शैलेंद्र के घर। फिल्म अनाड़ी का एक गीत रिकॉर्ड हो रहा था। सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। मुकेश की आवाज, शंकर जयकिशन का संगीत, गाना शैलेंद्र ने लिखा। उस दिन रिकॉर्डिंग में राज कपूर के साथ साथ सब लोग मौजूद थे, पर इत्तेफाकन जिस शख्स ने यह नगमा लिखा था यानी कि शैलेंद्र, वो स्टूडियो में मौजूद नहीं थे। जनरली राइटर्स, लिरिसिस्ट स्टूडियो में मौजूद रहते। पता नहीं क्या बात हो गई थी कि किसी वजह से शैलेंद्र जी उस रिकॉर्डिंग में मौजूद नहीं थे। खैर साहब, गाना रिकॉर्ड हुआ। रिकॉर्डिंग के बाद राज कपूर ने जयकिशन से कहा, एक काम करो, मुझे इस गाने की एक कॉपी बना के दे दो। स्पूल हुआ करते थे उन जमाने में, मैं इसे घर जाकर सुनता रहूंगा। जयकिशन जी ने एक कॉपी दे दी बना के। राज कपूर घर पहुंचे। रात को खा पीकर सुकून के साथ इस गाने को सुनना शुरू किया। वक्त गुजरता चला गया। 11-12 बज गए रात के 1। राज कपूर ने गाना एक बार सुना, 2 बार सुना, और फिर इसी गाने को बार बार सुनते रहे। इस गाने के बोल ऐसे छू गए, इस गाने की पोइट्री ने, इस गाने की फिलॉसफी ने, दर्शन ने, ख्याल ने राज कपूर को इतना तड़पा दिया कि वक्त की परवाह किए बिना रात 2 बजे गाड़ी निकाल के सीधे चल दिए विले पार्ले शैलेंद्र के घर की तरफ। जब उनकी कार शैलेंद्र जी के बंगले रिमझिम के दरवाजे पर रुकी, बंगले की सारी लाइट्स बंद थीं, सब सोए हुए थे, मगर राज कपूर से नहीं रहा गया और उन्होंने बेल बजा दी। काफी देर बाद नौकर ने दरवाजा खोला। सामने राज कपूर को देखकर नौकर दंग रह गया। क्या हो गया? इतनी रात कोई गड़बड़ तो नहीं है? वो पहुंचा भागकर अपने मालिक शैलेंद्र जी को जगाने। जब शैलेंद्र जी को पता चला कि आधी रात राज कपूर आए हैं, तो उनके मन में भी किसी अनहोनी की शंका हुई। वो राज कपूर के पास आए। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? इतनी रात? राज कपूर ने शैलेंद्र की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस शैलेंद्र को कसकर गले लगा लिया, जकड़ लिया। शैलेंद्र जी अब भी समझ नहीं पाए कि मामला क्या है। थोड़ी देर बाद राज कपूर की जब तंद्रा टूटी तो शैलेंद्र जी ने देखा कि राज कपूर की भरी हुई आंखें। क्या हुआ? कोई दुर्घटना हो गई क्या? बस राज कपूर सिर्फ इतना ही कह पाए, शैलेंद्र मेरे भाई क्या लिख दिया तुमने? स्टूडियो से घर पहुंचा हूं, तब से यही गाना सुनता आ रहा हूं, रोक नहीं सका, दिल भर आया,
बस लगा कि अभी इसी वक्त जाकर तुझे गले से लगा लूं, इसलिए इतनी रात को चला आया। क्या गाना, एक आदमी को, और वो आदमी अगर राज कपूर हो, मजबूर कर दे के जाके जिसने लिखा है, जिसने इस विचारों को जन्म दिया है, उसे गले लगा ले। अब बात दोस्तों राजेश खन्ना की। जब राजेश खन्ना सुपरस्टार थे, अपने करियर के पीक पर थे, तो बड़े से बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर को उन्होंने काफ़ी तंग किया। ऐसे किस्से हैं। अक्सर सेट पर लेट आते थे, सुपरस्टार थे, उनके सामने किसी की भी ना चलनी थी ना चली। इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि काफ़ी लोगों का नुकसान भी हुआ। लेकिन आज जो मैं किस्सा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपको राजेश खन्ना की शख्सियत का एक दूसरा पहलू भी मालूम होगा। 80s की बात है। ये वो दौर था जब राजनीति पर आधारित फिल्में बनने लगी थी। उस समय 3 बहुत बड़ी फिल्मों का अनाउंसमेंट हुआ। राजेश खन्ना के साथ फिल्म आज का MLA राम अवतार, अमिताभ बच्चन के साथ इनकलाब और जितेंद्र के साथ ये देश। तीनों फिल्मों का अच्छा खासा बजट था और तीनों ही साउथ के प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाई जा रही थी। अब एक अजीब सा कंपटीशन था कि इनमें से जिसकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाएगी वो बन जाएगा नंबर 1। सारी इंडस्ट्री नजर गड़ाई थी कि कौन सा स्टार बाजी मारता है, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र या राजेश खन्ना। जब ये फिल्म्स कंप्लीट हुई और इनकी पब्लिसिटी शुरू हुई तो राजेश खन्ना अपनी फिल्म आज का MLA राम अवतार की पब्लिसिटी से खुश नहीं थे। उन्होंने उस जमाने के मशहूर पब्लिसिस्ट PRO दिवाकर को बुलाया। ये दिवाकर जी राज कपूर, गुलशन रॉय, BR चोपड़ा, यश चोपड़ा जैसे लोगों के लिए दिवाकर यशवंत के नाम से काम करते थे। फिल्म की पब्लिसिटी को नए तरह से डिजाइन करने के लिए कहा उन्होंने, और राजेश खन्ना ने सारे कैंपेन की सारी पब्लिसिटी की जिम्मेदारी दिवाकर जी को दे डाली। यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि राजेश खन्ना और दिवाकर जी के बीच जो भी बात हुई उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं थी, कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं था। दिवाकर जी ने राजेश खन्ना के कहे को बहुत माना और उनकी इच्छा के अनुसार फिल्म का काम ले लिया। राजेश खन्ना के सामने जब दिवाकर साहब के काम का रिजल्ट आया तो राजेश खन्ना उनसे बहुत खुश थे। इस तमाम पब्लिसिटी में दिवाकर ने अपना पैसा ये सोचकर लगा दिया कि फिल्म की रिलीज के बाद राजेश खन्ना ये पैसा उन्हें प्रोड्यूसर से दिलवा देंगे। अब आया वक्त इन फिल्म्स के रिलीज होने का, और दुर्भाग्य से ये तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ नहीं कर पाई। आज का MLA राम अवतार की असफलता से दिवाकर बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि उन्होंने बिना किसी लिखा पढ़ी के अपनी जेब से 2 लाख रुपए लगा दिए थे। अब जिसे भी वो ये बताते थे कि 2 लाख रुपए मैंने लगा दिए अपनी जेब से, तो वो सामने वाला कहता था कि बेवकूफ हो, कोई लिखा पढ़ी नहीं की, इतना बड़ा काम क्यों कर दिया, इतने पैसे क्यों लगा दिए, अरे भाई तेरे पैसे तो डूब गए। दिवाकर की चिंता बढ़ती जा रही थी। फिल्म को रिलीज हुए कुछ महीने बीत गए थे और उन्हें अपने 2 लाख के मिलने के आसार बिल्कुल नजर नहीं आ रहे थे। उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो राजेश खन्ना को फोन करके तकाजा करते। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं है, उनका पैसा डूब चुका है। इत्तेफाक से एक शाम उनको राजेश खन्ना का फोन आया और राजेश खन्ना काका जी ने अपने बंगले पे बुलाया। दिवाकर वहां पहुंचे, पैक बनने लगे, बातें शुरू हो गई, मगर और कोई जिक्र नहीं हुआ। दिवाकर साहब जो पहले से ही पैसे की टेंशन में थे, राजेश खन्ना के बंगले पर बैठे हुए राजेश खन्ना की शराब कुछ ज्यादा ही पी गए। आखिर लंबी महफिल के बाद जब दिवाकर ये सोचकर उठने लगे कि भैया अब कुछ नहीं होने वाला, तब अचानक दिवाकर को उठते देख राजेश खन्ना भी उठे और बढ़े अपने बेडरूम की तरफ। दिवाकर ने सोचा शायद हल्के होने गए होंगे टॉयलेट की तरफ, लेकिन राजेश खन्ना ने इशारा किया कि बैठो। 5 मिनट के बाद जब राजेश खन्ना लौटे तो काका जी के हाथ में कैश 2 लाख रुपए थे। उन्होंने वो पैसे दिवाकर के हाथ में रख दिए। दिवाकर हक्का बक्का। एक झटके में 2 लाख देखकर दिवाकर का नशा उतर गया। बस एक टक राजेश खन्ना को देखते रहे। जिस राजेश खन्ना से पैसे मांगने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी, उसी राजेश खन्ना ने बिना तकाजा किए फुल एंड फाइनल पेमेंट
हाथ में लाकर रख दिया। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो जनाब, अगली कहानी है आनंद बख्शी की कहानी, आनंद बख्शी की पत्नी की कहानी। आनंद बख्शी एक कामयाब गीतकार थे। आनंद बख्शी की धर्मपत्नी का नाम कमला मोहन। बख्शी साहब ने जितनी मेहनत और संघर्ष अपना मुकाम बनाने में लगाया, उतनी शिद्दत के साथ कमला मोहन जी ने भी हर वक्त में उनका साथ दिया। आनंद बख्शी जब बंबई स्ट्रगल करने आए थे तो उनकी शादी हो चुकी थी। स्ट्रगल के दौरान उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि बीवी को अपने साथ रख सकें, तो पत्नी कमला जी लखनऊ में मायके में ही रहा करती थी। बख्शी साहब के ख्वाबों को पूरा करने में उन्हें कोई अड़चन ना आए, इसलिए वो अपना और बच्चों का खर्चा मोहल्ले की महिलाओं के कपड़े सी कर निकाल लिया करती थी। पैसों को लेकर या अपनी ज़रूरतों को लेकर, अपनी नीड्स को लेकर उन्होंने आनंद बख्शी से कभी कोई गिला शिकवा नहीं किया। यहां तक कि जब एक बार कमला जी की तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने उन्हें ताकत के लिए, एनर्जी के लिए रोज अंडे खाने को कहा, तब भी उन्होंने खुद की बजाय अपने बच्चों को रोज अंडे खिलाना शुरू कर दिया ताकि बच्चों की सेहत ठीक रहे। वो बख्शी साहब के संघर्ष के दिनों में जितनी अल्पव्ययी रही, उतनी ही बख्शी साहब के अच्छे दिनों में भी बनी रही। ज्यादातर पुराने कपड़ों से ही काम चला लिया करती थी। बहुत जरूरत होने पे ही किसी नई चीज को खरीदा करती थी। जब आनंद बख्शी ने अपनी एक पहचान बना ली और शोहरत के साथ साथ दौलत भी कमाने लगे, उसके बाद भी उनकी पत्नी ने अपनी पुरानी साड़ियों और पुराने कपड़ों को पहनना नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानती थी कि ये पैसा उनके बख्शी साहब ने बहुत मेहनत से कमाया है और इस पैसे को वो जरा भी फिजूल खर्च नहीं करना चाहती थी। उपलब्ध जानकारियों के आधार पर ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी आनंद बख्शी से किसी चीज की फरमाइश नहीं की, बल्कि बख्शी साहब को जबरदस्ती उन्हें कुछ दिलाना पड़ता था। सुनते हैं कि बख्शी साहब के गुजरने के बाद उनकी पत्नी कमला मोहन जी ने भी पहली बार किसी चीज के लिए कहा था, और वो चीज थी एक ऐसी बड़ी गाड़ी जिसमें वो पूरे परिवार के साथ बख्शी साहब के बनाए पंचगनी वाले फार्म हाउस पर जा सके। भारतीय पत्नी ऐसी ही होती है, निस्वार्थ, निष्काम, हर हाल में अपने पति की तरक्की की दुआ करना, उसके हर अच्छे बुरे वक्त में उसके साथ खड़े रहना। सलाम करता हूं कमला जी को। बात चलिए पत्नी की डिवोशन की, तो अजीब सा फैक्ट है कि अमेरिका में देखा गया है, ये ऑब्जर्व किया गया है, नोट किया है समाजशास्त्रियों ने, कि अगर भारतीय पुरुष हो और गोरी औरत हो तो भी शादी टिक जाती है। यहां गोरी औरत डोमिनेट करती है लेकिन फिर भी शादी टिक जाती है। और अगर गोरा पति हो और भारतीय पत्नी हो तो मेरे मेहरबान दोस्तों, अमेजिंग रिजल्ट सामने आए हैं। 30-30, 40-40 साल की शादी टिक जाती है और भारतीय पत्नी को पाकर ये गोरा पति मस्त हो जाता है। तब उसको पता पड़ता है कि भारतीय नारी क्या होती है। बेशक वो जीन्स पहने, बेशक वो अंग्रेजी में बात करे, लेकिन हमारी स्त्री के अंदर एक नैसर्गिक जो सौंदर्य है, जो एक प्रकृति ने उसे स्त्रीत्व प्रदान किया है, वो अलौकिक है। कमला जी को याद करता हूं, आनंद बख्शी को याद करता हूं। तो लीजिए, बारिश का गाना सुनवाने जा रहा हूं आपको। ये गाना मैंने चुना है 1962 की एक फिल्म से जिसका नाम है दिल तेरा दीवाना, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय B.R. पंथालू, शम्मी कपूर और माला सिन्हा। इस गाने में, गाने के शब्दों में कहीं बरसात का कोई जिक्र नहीं है। गीत लिखा है शैलेंद्र ने। बिजली गिरा के आप खुद बिजली से डर गए, हम सादगी पे आपकी लिल्लाह मर गए, हाय 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 दिल तेरा दीवाना है सर। क्या फड़कता हुआ गाना। शंकर जयकिशन का म्यूजिक है, शैलेंद्र जी ने लिखा है, पिक्चराइज्ड ऑन माला सिन्हा एंड शम्मी कपूर। शम्मी जी चले गए 14 अगस्त 2011 को। माला जी का जन्म हुआ 11 नवंबर 1936 को कोलकाता में। ईश्वर उन्हें दीर्घायु प्रदान करे। माला जी, अगर आप सुन रही हो तो हम सबकी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं। और आप दोनों की जोड़ी ने क्या क्या गीत दिए हैं, क्या क्या गाने आप दोनों के ऊपर पिक्चराइज्ड हैं और क्या गाने आपके ऊपर पिक्चराइज्ड हैं,
ये गाना शम्मी जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मद्रास में शूट हुआ था, जैसे अब हम चेन्नई बोलते हैं। दोनों की बीच की केमिस्ट्री और इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस है दोनों की। इस गीत में कहीं भी वर्षा ऋतु का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन गीत कमाल का है, मास्टरपीस कंपोजिशन है। दिल तेरा दीवाना है सनम। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आप ये गीत सुनेंगे तो कितना ही बड़ा ट्रैफिक में अटकी हो आपकी गाड़ी, लेकिन गुजर जाएगा प्यार से। पेश खिदमत है दिल तेरा दीवाना है सनम। ब्रेक में जाने से पहले मैंने बात की थी आपसे कि एक ख़त मिला है मीना बख्शी जी का पंजाब से। उन्होंने सवाल किया है, विच सुपरस्टार वॉज बोर्न इन भोपाल मध्य प्रदेश ऑन 20 फरवरी 1956 एंड ज्वाइन द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इन दिल्ली इन 1976। मीना जी, क्षमा चाहता हूँ, मैं कोई स्टार नहीं हूँ, ना अपने आप को समझता हूँ। सुपरस्टार तो अमिताभ बच्चन हैं, शाहरुख खान होंगे। अगर स्टारडम की बात करें, राजेश खन्ना थे, शम्मी कपूर थे, धर्मेंद्र, देवानंद, राज कपूर। लेकिन आपने जो हिंट दिए हैं वो मेरे बारे में ही। मैं 20 फरवरी 1956 को भोपाल के इतवारा मोहल्ले में पैदा हुआ था और 1976 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैंने दाखिला लिया। इस फील्ड में आना बाय डिफ़ॉल्ट हुआ है। मैं IAS करना चाहता था, देश की सेवा करना चाहता था, डायरेक्टली देश की एडमिनिस्ट्रेशन में, देश की सेवा में शामिल होना चाहता था, जैसे मेरे बुज़ुर्ग थे। और ये प्यास हमेशा बनी रही और बनी रहेगी। मैं जहाँ भी हूँ, जो भी करूँगा, जब भी करूँगा, मनोरंजन करते हुए मैंने सदैव इस बात का ध्यान रखा है कि मनोरंजन के साथ साथ मैं अपने सुनने वालों को कुछ नूतन विचार दे सकूं, कुछ मौलिक विचार दे सकूं। अपने देश और संस्कृति का जो शुभ पक्ष है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहूं। मेरे हृदय के जो विचार है अपनी संस्कृति के सिलसिले में, अपने समाज के, अपनी मातृभूमि के सिलसिले में, मैं वो दिल खोलकर अपने दर्शकों के साथ बांटता हूं, हिचकता नहीं हूं मैं। इस वजह से मैं उस कन्वेंशनल सेंस में कोई अभिनेता या कलाकार नहीं हूं। इस देश में कलाकार बहुत हैं, इस देश में नृत्यकार बहुत हैं, इस देश में गायक बहुत हैं, इस देश में स्मगलर बहुत हैं, इस देश में आर्किटेक्ट बहुत हैं, इस देश में नेता अभिनेता बहुत हैं। इस देश में हमेशा से देशभक्तों की कमी रही है। राजनीतिक लोग मिलेंगे, उनका काम राजनीति है, उनका है काम अहले सियासत वो जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मैं प्रेम की बात करता हूं और मेरा ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति अपनी मातृभूमि से प्रेम नहीं कर पाता है वह अधूरा है, अभी उसने प्रेम जाना ही नहीं है। मुझे इसके आगे मैं और कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा। लेकिन आपने मेरे बारे में पूछा है तो नीरज जी की 4 पंक्तियां आपके साथ साथ सभी श्रोताओं को समर्पित कर रहा हूं। जब तक आंसू साथ रहेंगे मुझको याद किया जाएगा, जब तक आंसू साथ रहेंगे मुझको याद किया जाएगा, जहां प्रेम का चर्चा होगा मेरा नाम लिया जाएगा। जब तक आंसू साथ रहेंगे मुझको याद किया जाएगा, जहां प्रेम का चर्चा होगा मेरा नाम लिया जाएगा। शेर मुलाजा फरमाइएगा कि मानपत्र में नहीं लिख सका राजभवन के सम्मानों का। चमचागिरी नहीं करनी आई मुझे। मानपत्र में नहीं लिख सका राजभवन के सम्मानों का, मैं तो आशिक रहा जन्म से मातृभूमि के दीवानों का। लेकिन ये मालूम नहीं था मेरी एक इस भूल के कारण सारी उम्र भटकने वाला मुझको श्राप दिया जाएगा, जहां प्रेम का चर्चा होगा मेरा नाम लिया जाएगा। जब भी कोई सपना टूटा मेरी आंख वहां बरसी है, जब भी कोई सपना टूटा मेरी आंख वहां बरसी है। तड़पा हूं मैं जब भी कोई मछली पानी को तरसी है। गीत दर्द का पहला बेटा, दुख है उसका खेल खिलौना। कविता तब मीरा होगी, कविता तब मीरा होगी, जब हंसकर जहर पिया जाएगा, जहां प्रेम का चर्चा होगा मेरा नाम लिया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।